जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 9 के विषय हिस्ट्री अर्थात इतिहास का चैप्टर नंबर 1 का डिटेल से पढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर है 1 नंबर में क्या है, भौगोलिक खोज। इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, जोग्राफिकल डिस्कवरी। क्या बोला जाता है, जोग्राफिकल डिस्कवरी। तो इसका यहाँ पे जानेंगे। इससे पहले जानेंगे भौगोलिक खोजे का मतलब क्या होता है। इसका पहले जानेंगे भौगोलिक खोज का मतलब क्या होता है। तो आइए हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भौगोलिक खोज का अर्थ क्या होता है। भौगोलिक खोज का अर्थ होता है भूगोल से जुड़ी कोई खोज, अर्थात किसी नए क्षेत्र की खोज, किसी न किसी नए क्षेत्र की खोज, नए गांव की खोज या नए शहर की खोज या किसी पर्वत की खोज या नई नदी की खोज, ये भौगोलिक खोज कहलाता है। क्या कहलाता है, कोई भी स्थिति या कोई भी देश हो, कोई भी जगह हो, इस सब का खोज किसके अंतर्गत आता है। ये सभी प्रकार के खोज को ही क्या बोला जाता है, भौगोलिक खोज। तो अब आपको समझ में आ गया कि भौगोलिक खोज का मतलब क्या होता है। तो इसी भौगोलिक खोज के अंतर्गत हम जानेंगे कि अमेरिका का खोज कब हुआ, किसने किया, एवं भारत का जो खोज, भारत का खोज नहीं होता है, भारत का समुद्री मार्ग का खोज कैसे हुआ, न्यू फॉलैंड का खोज कैसे हुआ, ऑस्ट्रेलिया का, ये सब कुछ जानेंगे। अमेरिका का खोज इसी सब में जानेंगे भौगोलिक खोज के अंतर्गत। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए भौगोलिक खोज है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए विश्व इतिहास की युगांतरकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोज का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। क्या रहा है, समुद्री यात्राएं एवं भौगोलिक खोज का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आधुनिक युग के आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है, यह खोज भी शामिल है। मतलब आधुनिक युग में जिन घटनाओं में जो घटना जो हुआ है उसमें एक खोज भी एक क्या है, खोज भी एक शामिल है इस घटनाओं में। इसकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई है, जो मध्य युग के अंतिम चरण से ही आरंभ हो गई थी। इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई। मतलब ये भौगोलिक खोज में जो है कौन सा देश सबसे ऊपर आया, तो ये कौन सा, यूरोप का इतना भी देश होता है। इससे पहले पुर्तगाल आया था भारत में, पुर्तगाली यात्री था जो वास्को डी गामा था। उसके बाद इंग्लैंड आया था, डच आया था, ये सब था। जो यूरोप का देश था ये खोज करने में बहुत ही, ये सब जो था खोज के मामले में ये सब बहुत ही तेज था। तो इन सब ने ही अधिकतर देशों का खोज किया था। आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। मतलब आधुनिक युग, तो हम इतिहास में कितना युग में पढ़े, 3 युग में। 3 युग होता है। सबसे जो प्राचीन इतिहास होता है, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास होता है, उसके बाद मॉडर्न इतिहास होता है, मतलब आधुनिक इतिहास। तो यहाँ पे जो आधुनिक इतिहास में आधुनिक युग आते आते किसका वर्चस्व रहा है, यूरोप का देश इतना, इटली हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब क्या है, वर्चस्व अभी इसका स्थापित है, क्योंकि ये सब अधिक डेवलप है। ये बात और है कि भौगोलिक खोज का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। मतलब कौन खोज पहले सबसे स्टार्ट किसने किया था, स्पेन और पुर्तगाल, क्योंकि पुर्तगाली यात्री ये पहले भारत आया था समुद्री मार्ग द्वारा। ठीक, जैसे हम पिक्चर में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है पुर्तगाल। क्या है ये, पुर्तगाल। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये है पुर्तगाल। क्या है ये, पुर्तगाल। यहीं का जो था, ये कहाँ का, यूरोप का एक देश है पुर्तगाल। तो यही का था वास्को डी गामा। तो ये समुद्री मार्ग से होते हैं यहाँ पे एक केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है केप ऑफ गुड होप, इससे खोज कर जाते हुए अपना जहाज से यहाँ एंट्री मारा था। सबसे पहले केरल में आया था कालीकट में, जहाँ पे इसका स्थानीय जो राजा था जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। इसी के चलते इसको वास्को डी गामा को बोला जाता है समुद्री मार्ग का। ये समुद्री मार्ग से होते हुए भारत का खोज किया था। देखिए अगर भारत का बात करें, इधर स्थलीय मार्ग से भूमध्य सागर से इधर से भी आ सकता था, लेकिन इधर क्या होता था, यहाँ पे जो था मध्य एशिया का जो मुस्लिम कंट्री सब था, सऊदी अरब, तुर्की, ये सब क्या करता था, इधर इससे टैक्स बहुत अधिक वसूलता था। इसीलिए ये ऐसा मार्ग ढूंढता था ताकि व्यापार अच्छी से हो जाए और टैक्स भी ना लगे। तो इसलिए क्या बनाया था, इस बड़े बड़े जहाज़ के द्वारा यहाँ भारत आता था व्यापार करने के लिए।
लेकिन मध्य एशिया से होते हुए नहीं आता था, क्योंकि यहाँ पे टैक्स अधिक लेता था। अब नेक्स्ट जानेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इसमें प्रतिस्पर्धा में स्पेन और पुर्तगाल सब क्या हुआ, धीरे धीरे पिछड़ते चले गए और नए देश जैसे इंग्लैंड हो गया, हॉलैंड, फ्रांस, तत्पश्चात जर्मनी को इस दिशा में अधिक सफलता मिली, क्योंकि इंग्लैंड भी क्या करता था, ये इंग्लैंड भी पहले भारत आया था, अंग्रेज सब क्या आया था, वो व्यापार करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे अधिक पैसा, मतलब वो अधिक देशों पे कब्जा करते करते उसके पास अधिक ही धन हो गया, तो उसके चलते क्या किया, यहाँ पे व्यापार करते करते भारत पे क्या कर लिया, अपना उपनिवेश बना लिया, मतलब यहाँ पे कब्जा कर लिया। देखिए, उपनिवेश उसको बोला जाता है जब कोई शक्तिशाली देश कोई कमज़ोर देश पर अपना शासन करे, उसको क्या बोलता है, उपनिवेश। और वहाँ पे जो अपना नियम कानून थोप देता है वो शक्तिशाली देश, उसको बोला जाता है उपनिवेशवाद। क्या बोला जाता है उसको, उपनिवेशवाद। ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल में से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क करता रहा है। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था, मतलब एक निश्चित रास्ता था उसी से होता था। जैसे सिल्क मार्ग से क्या होता था, ये जो कोई भी सामान अगर रेशम का बनता था चीन में, तो उससे अफ्रीका, यूरोप सब में क्या होता है, उसी मार्ग से बिक्री होता है, इसीलिए उसको रेशम मार्ग कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे एक निश्चित मार्ग से ही होता था व्यापार। एवं मध्यकाल में यूरोप एवं एशिया के मध्य प्रायः इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था, परंतु विश्व में कई क्षेत्र थे जिसमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उसका जुड़ाव नहीं था। मतलब क्या था, उसको पहले से तो अस्तित्व था, लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं था। ऐसे में हो गया अमेरिका बहुत पहले से था, लेकिन उसका खोज नहीं हुआ था, इधर से अमेरिका भी है, पहले पता नहीं था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, एशिया एवं अन्य हिस्से। यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक यात्रा विवरणों में यूरोपियों ने दक्षिण पूर्व एशिया समृद्ध का एहसास तो कराया, परंतु उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। उसको पता चल गया था कि ये सब जो देश है यहाँ पे समृद्ध हैं, शक्तिशाली हैं, यहाँ पे बहुत ही उद्योग सब हो सकता है, लेकिन वो उतना पता नहीं कर पाया था, एहसास नहीं पड़ा था, यहाँ पे लिखा है। उसके बाद कालांतर में व्यापार का स्तर पर हुए भौगोलिक खोजों तथा उसके प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया। अब देखिए यहाँ पे बताया, पुर्तगाल यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्ध एवं चीन के शासक कुबलय खां के दरबार में वैभव का वर्णन अपने वृत्तांत में किया। मतलब जो कोई भी अगर दूसरे देश के आता है तो वृत्तांत मतलब वो वहाँ का जो उस देश में जो घूमा और वहाँ का समृद्ध, मतलब कैसा वहाँ पे नियम कानून था, उसका जो वर्णन करता है उसी को उसका वृत्तांत बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, मध्यकालीन यूरोपियन इतिहास का हम यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। सामंती मतलब उसको बोला जाता है जब कोई व्यक्ति राजा के पास काम करने के बाद उसको काम के बदले में जो ज़मीन दिया जाता है, वही ज़मीन अधिक होते होते क्या होता है, वो एक सामंत बन जाता है, वो भी एक राजा की तरह व्यवहार करने लगता है, उसी को सामंत कहा जाता है। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म स्वरूप उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के बारे में अत्यंत ही अल्प एवं अंधविश्वास से युक्त था। मतलब पृथ्वी के बारे में क्या था, अंधविश्वास से युक्त था और सीमित था। भौगोलिक ज्ञान के कारण समुद्री व्यापार भी सीमित था। मतलब भौगोलिक ज्ञान उतना नहीं होने के कारण समुद्र में इधर उधर नहीं जाता था, क्योंकि डर लगता था कि कहीं पे कुछ हो ना जाए। मध्ययुगीन लोगों ने विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है। कैसा है, पृथ्वी चपटी है, मतलब क्या है, समतल है ऐसे, इसीलिए वो उसको डर लगता था कि कहीं अगर पृथ्वी अगर चपटी है, जैसे ये चपटा है पृथ्वी, तो यहाँ से अगर पृथ्वी इतना सा अगर इसका क्षेत्रफल है तो यहाँ पे आएंगे तो हम क्या होंगे, गिर जाएंगे। ये भी उसका मानसिकता था, इसीलिए वो दूर दूर तक नहीं जाता था। यहाँ चपटी है एवं समुद्र में अधिक दूरी जाने पर पृथ्वी के किनारे से गिर कर अनंत में विलीन हो जाएगा। मतलब अगर पृथ्वी इतना बड़ा है, इसके अगर बगल में जाएंगे तो गिर जाएंगे और क्या होंगे,
अनंत में विलीन हो जाएंगे। ये भी एक उस लोग का मान्यता था, मानसिकता था, लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि सभी ग्रह क्या है, सभी अपना गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचा हुआ है, कभी ये गिरेगा नहीं। समुद्र उसके बाद समुद्र यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी। जहाज छोटे और सुरक्षित होते हैं, मतलब जहाज छोटा भी रहता था और सुरक्षित भी नहीं रहता था। गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भर होना पड़ता है, मतलब क्या होता है, उसमें कोई इंजन लगा नहीं रहता था जहाज में, क्या होता, हवा पर निर्भर होना पड़ता था, हवा पर निर्भर थे। कंपास या कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचक यंत्र का भी ज्ञान नहीं था। इससे भी उसको डर लगता है कहीं कि समुद्र में जाने पर दिशा भटक न जाए, क्योंकि उसमें क्या था, कंपास का ज्ञान नहीं था, समुद्र में पता नहीं चल पाता था किस दिशा में हम जा रहे हैं। अतः द्रुत दिग्भ्रमित होकर, मतलब दिग्भ्रमित मतलब दिशा से भटक कर समुद्र में दिग्भ्रमित होकर समुद्र में भटक ना जाए, क्योंकि उसमें दिशा का ज्ञान पता नहीं था, होता था किधर जा रहे, भय भी बना रहता था। समुद्र यात्रियों के लिए राज्य से होकर एक राज्य की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं था, मतलब राज्य से होकर यात्राओं के लिए राज्य की ओर से कोई प्रकार की सहायता नहीं था दी जाती थी। इस विषम परिस्थिति में नाविकों एवं व्यापारियों द्वारा अटलांटिक को ही अंध महासागर जैसे महासागर की यात्रा करना अत्यंत ही दुष्कर होता था, मतलब डर बना रहता था वहाँ पे दिशा का, किधर भटक न जाए जहाज। उसके बाद भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इस बीच में यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घटे जिससे परिणाम स्वरूप यूरोप मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने को उद्यत हुआ। 11वीं-12वीं शताब्दी से जेरूसलम, आधुनिक नाम इसका क्या है, इजराइल, इसको होली लैंड बुलाता है, पवित्र भूमि किसे बुलाता है, जेरूसलम को, ये ध्यान रखिएगा, ये इजराइल में अवस्थित है। पर अधिकार के मुद्दे को लेकर एक धर्म युद्ध में जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुई तो सामंती गौरव मिथ्याभिमान से ग्रसित यूरोपीय दंग टूटने लगे, क्या हुआ, दंभ टूटने लगा, परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपियों को महसूस होने लगा कि लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार हुआ, मतलब पुनर्जागरण का मतलब होता है अंधविश्वास में नहीं जगना, जो भी सोया हुआ है कोई भी देश, वो क्या करना, उसको जगाना। जैसे कोई भी देश में अगर राजतंत्र है, उसमें लोकतंत्र कैसे लाए, ये सब उसको जगाना, देश की प्रति भावना जगाना, अंधविश्वास को ख़त्म करना। जैसे पहले क्या अंधविश्वास था, पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी से बाहर जाने पर हम गिर जाएंगे, क्या होता है, आकाश में मलिन हो जाएंगे, ये सब अंधविश्वास को हटाना था। उसके बाद देखिए, मध्य युग में अरबों के पश्चात तुर्क ने भी विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया। इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था, किधर से होता है, कुस्तुनतुनिया, परंतु 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य हो गया। आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा, मतलब अच्छा नहीं रहा जब इस पर अधिकार हो गया, क्योंकि तुर्की इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलता, मतलब टैक्स लेता था। ये हम पहले बता चुके थे कि जो भी होता था यूरोपियन कंट्री, ये मध्य एशिया से होकर नहीं आता था, क्योंकि मध्य एशिया में वो टैक्स अधिक वसूलता था, उसमें उतना फ़ायदा नहीं होता था। इसीलिए क्या सोचा यूरोप वाला, कोई ऐसा मार्ग ढूंढा जाए जो टैक्स फ्री हो। तो ये कौन सा मार्ग ढूंढा था, समुद्री मार्ग, जो हम बता चुके हैं, जिसका हल ढूंढने यूरोपियों के लिए आवश्यक था। इस काल में हुए नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा नौसैनिक विकास को अपनाया, आसान कर दिया। क्या हुआ, नौसैनिक विकास को, अब जब उसमें आविष्कार, नए नए चीज़ों का आविष्कार हो गया, उससे क्या हुआ, नौसेना का विकास आसान हो गया, मतलब नए नए किस्म का जहाज सब बना लेगा। दिशा सूचक का ज्ञान हो गया कि कोई जहाज समुद्र में भटक न जाए, उसके लिए दिशा सूचक यंत्र बना। यूरोपीय वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा था। कंपास उसी को बोला जाता है जिससे हम समुद्र में दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है।
इसको यहाँ पे ये नोट कीजिएगा, ये यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा था? अरबों से। ये एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखें। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्री तट इलाके में नाव निर्माण कला कम परंपरा पद्धति की जगह खांच पद्धति विकसित हुई, जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। मतलब ये आधुनिकीकरण आने के बाद ये सब बनने लगा। दूरबीन का आविष्कार हो चुका था, जो समुद्रिक अभियानों में काफ़ी सहायक थे। मतलब समुद्र में अगर एक जगह से दूसरे जगह जाने पर क्या हो, उसके लिए बहुत ही सहायक था। जैसे देखिए, ये दिशा सूचक यंत्र है। क्या है ये? दिशा सूचक यंत्र। इससे दिशा का ज्ञान होता है समुद्र में। अब मानचित्र में काफ़ी सुधार हो गया। मतलब पहले जो मानचित्र था उसमें भी अच्छा से सुधार हो, उससे एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब एग्जैक्ट जगह का पता चल पाता था कि किधर है हम। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब अक्षांश जानने का भी उपकरण हुआ। अक्षांश बोला जाता है जैसे पृथ्वी को बीच में कितना अक्षांश होता है, ये बीचे बीच में क्या होता है, इसको बोला जाता है इक्विलेटर, इसको बोलता है भूमध्य रेखा। उसके बाद इधर से अक्षांश होता है, इधर कितना डिग्री, इससे ज्ञान होता है कि कहाँ पे कितना गर्मी हो रहा है, कितना समय, ये सब का ज्ञान होता है इसमें। उसके बाद पुर्तगालियों ने नई किस्म की हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरावल बनाए। क्या हुआ, उसमें तेज भी चल सकता था और हल्का भी। उसका जहाज का नाम क्या था? कैरावल बनाए। इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविक ने अटलांटिक एवं भूमध्य अपने जहाज उतारते इसी क्रम में 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डिजायर अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, इसको बोलता है उत्तम आसाद अंतरीप, इसी को बोला था केप ऑफ गुड होप, इसका खोज किया। किसने किया था? बार्थोलोम्यू डिजायर। इसका हम फोटो दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा होगा, केप ऑफ गुड होप, इसी का खोज किया था बार्थोलोम्यू डिजायर ने। ये इसी का खोज किया था। जब इधर से, ये पुर्तगाल से इधर से यहाँ से आ रहा था, इसी के आने के क्रम में इसका खोज किया गया था। जब इधर से ये आ रहा था, इधर से, इसी के आने के दरमियान इसका खोज किया था। किसका? केप ऑफ गुड होप का। केप ऑफ गुड होप का है, ये साउथ अफ्रीका में दिख रहा है, इसी का इधर है, दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे आप देख लिए केप ऑफ गुड होप कहाँ पे स्थित है। उसके बाद 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। तो अमेरिका का खोज कब किया गया था? 1492 में। उसके 6 साल बाद 1498 पुर्तगाल का एक इसी प्रकार का जहाज होता था पहले, जिसे यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद साहसी नाविक, क्या नाम था उसका? 1498 में जो साहसी नाविक था वास्को डी गामा, उत्तम आशा अंतरीप होते हुए, उत्तम आशा अंतरीप किसे बोला था? केप ऑफ गुड होप, जिसका बार्थोलोम्यू डिजाइन उसका खोज किया था। अभी उधर हम पिक्चर में दिखाए थे। हो तो ये भारत के मालाबार तट, इसे अभी क्या बोलता है? केरल के कालीकट। अभी इसका वर्तमान नाम क्या हो गया? कोझिकोड, इसको ध्यान में रखें। तब पहुंच गया वहाँ का स्थानीय शासक, क्या था उसका नाम? स्थानीय शासक जमोरी ने उसका स्वागत किया गया। देखिए यहाँ पे ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल यहीं से आया था वास्को डी गामा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? दक्षिण अफ्रीका का यहाँ पर केप ऑफ गुड होप, यहीं से उसको एक मिला था, अब्दुल नाम था। उसी ने इसको बताया था कि भारत इस दिशा में। तब वो यहाँ पे उसी के सहायता से यहाँ पे आया था केरल के कालीकट, जहाँ पे उसको जमोरी ने उसका स्वागत किया था। तो कब आया था ये? 1498 में। ठीक। अब जमोरियों द्वारा उसका स्वागत किया गया। अतएव ज्ञातव्य है कि वास्को डी गामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान था। भारत का एक व्यापारी, उसका नाम था अब्दुल मजीद, की भेंट वास्को डी गामा के दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। हम बताए थे हुई। इसी के सहयोग से उसने भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया और यूरोपियों के साहस में वृद्धि हुई। वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे का, मतलब 1 रुपया में खरीदा हुआ 26 रुपये में जाए, इतना गुना मुनाफा हो गया। तो क्यों नहीं आएगा? उसी के लालच में सभी जितना भी यूरोपियन देश हैं भारत के साथ व्यापार करने के लिए आया। उसमें इंग्लैंड भी आया, जो भारत में क्या हुआ? भारत में ही अपना कब्जा कर बैठा, भारत को ही गुलाम कर दिया।
उसके बाद अमेरिका, उसके बाद देखेंगे उसके बाद अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियों की एक उपलब्धि है। मतलब अमेरिका भी खोज किसने किया था? यूरोपियन ने किया था, जिसे 1492 में कोलंबस ने प्राप्त किया। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा। मतलब क्या समझ लिया? ये जो खोज किया इसको अमेरिका को ही समझ रहा था इंडिया, लेकिन ये था इंडिया, इसीलिए इसको बाद में नाम क्या रख दिया? जब इंडिया का खोज होने के बाद उसका नाम रख दिया वेस्ट इंडीज। क्या रख दिया? वेस्ट इंडीज। मतलब ये इंडिया का है, वो खोज करने के लिए आया था इंडिया का, लेकिन खोज कर दिया किसका? अमेरिका का। इसीलिए उसको नाम अभी वेस्ट इंडीज, मतलब वेस्ट में, इसलिए उसको क्या नाम रख दिया? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज को ही वेस्ट पहले इंडिया समझा जाता था। उसके बाद और यहाँ के निवासी को रेड इंडियन कहा, इसलिए क्या कहा था? यहाँ का निवासी को रेड इंडियन, लेकिन वो था इंडिया नहीं था, वो क्या था? अमेरिका का ही हिस्सा था वेस्ट इंडीज, अभी उसका नाम है। इसे हम दिखाते हैं पिक्चर कि ये निकला तो ये था यूरोप का, ये निकला था किधर? इंडिया का खोज करने के लिए। इंडिया इधर है, लेकिन चला आया किधर से? भटक के इधर से चला गया आया, इसीलिए इसको नाम कर दिया। इधर से पूरब होता है, पूरब इधर होता है, और ये पश्चिम। जब इसका जो खोज हुआ, ये अमेरिका का खोज किया था इधर वेस्ट इंडीज, ये पूरे को वेस्ट इंडीज बुलाता है। इसका अमेरिका का अधिपत्य है, मतलब अमेरिका में ही आता है इसको, इसी को बुलाता है वेस्ट इंडीज। सभी को मिलाकर छोटा छोटा, जहाँ पे जमैका सबका है, ये सबको मिलाकर क्या होता है? वेस्ट इंडीज कहलाता है। क्योंकि ये इंडिया के नाम से पहले इंडिया समझा कि इसी का हम खोज कर दिए इंडिया का, लेकिन ये क्या था? वेस्ट इंडीज था, वेस्ट इंडीज था। उसके बाद स्पेन के नाविक, उसका नाम क्या था? स्पेन का नाम ही था अमेरिकी वेस्पुसी ने नई दुनिया के विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। क्योंकि अमेरिका के पहले उधर कोई गया नहीं था, इसीलिए उसको लगा कि ये नई दुनिया, इसलिए अमेरिका का नाम, नई दुनिया के नाम से अमेरिका को ही जाना जाता है। क्योंकि वो क्या था? सबसे अनजान था, अलग था, इसीलिए जब उसका खोज हुआ तो उसका क्या नाम रख दिया? नई दुनिया। अमेरिका के नाम को, अमेरिका को ही संबोधित करता है नई दुनिया। इस नाम से इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा, मतलब नई दुनिया से ही क्या पड़ा? उसका अमेरिका। 1519 में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और धारणा पुष्टि हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं। क्योंकि आप देखे होंगे समुद्र में अगर पानी कहीं पे, जैसे देखिए अगर दो गड्ढा है, एक गड्ढा यहाँ पे दूसरा और इधर नदी है, जब दोनों का पानी मिला देगा तो इसका लेयर सेम आ जाता है। क्या होता है? इसका लेवल पानी का सेम हो जाता है, इससे इसने पता लगा जाता है। उसके बाद कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था? कैप्टन खोज ने किया था। साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया था। हम दिखा देते हैं ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। यहाँ पे ये क्या है? ये यूरोप है। क्या है ये? यूरोप है। अब आपको हम यहाँ से खोजने के बाद देखिए इधर आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहाँ पे देखिए यूरोप से इधर से आया खोजने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ देखिए ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये हो गया न्यूजीलैंड, यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे था ये। इसका भी खोज किया था कैप्टन कुक ने। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लग गया। उसके बाद उसका बाद दूसरा व्यक्ति था सर जॉन सेबास्टिन कैबोट ने न्यूफॉलैंड द्वीप का पता लगाया। न्यूफॉलैंड भी दिखा देते हैं, किसने इसका खोज किया था? सेबास्टिन कैबोट। सेबास्टिन कैबोट ने किसका खोज किया था? न्यूफॉलैंड। ये भी कहाँ से था? ये भी था यूरोप का ही था। कहाँ का था? यूरोप का। दिखा देते, देखिए ये क्या है? ये हमारा यूरोप, और यहाँ से देखिए सीधा वेस्ट में इसके पश्चिम पड़ता है न्यूफॉलैंड। क्या ये? न्यूफॉलैंड। ये कनाडा के बगल में न्यूफॉलैंड, इसी के बगल में इधर से अमेरिका है, जिसको नई दुनिया के नाम से जाना जाता था। ये सब खोज किसके द्वारा हुआ था? यूरोपियन द्वारा ही हुआ था, क्योंकि यूरोपियन उस समय बहुत ही डेवलप था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूफॉलैंड द्वीप का खोज किसने किया था। यहाँ पे क्या नाम था उसका? सेबास्टिन कैबोट ने किया था। न्यूफॉलैंड द्वीप का पता लगाया था। भौगोलिक खोजों के प्रोत्साहन देने के लिए यूरोपीय देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने पुर्तगाल के क्या था उसका राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेल प्रमुख था। मतलब ये क्या था? बढ़ावा दे रहा था अन्य देशों को खोजने में, क्योंकि उससे क्या होता है? अपना व्यापार भी होता था, वहाँ से बहुत कच्चा माल भी प्राप्त होता था और उससे मुनाफा होता है। इसीलिए सभी देश का राजा जो होता है, प्रधानमंत्री या कोई भी राष्ट्रपति, वो क्या करता था? भौगोलिक खोजों पे बढ़ावा देने लगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। उसमें इंग्लैंड सबसे आगे निकल गया, जो बहुत ही देशों पर कब्जा कर लिया था। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप
को हो चुका है। मतलब क्या करता है, यूरोप सभी जगह क्या करता था, व्यापार करने के लिए जाता था, इसीलिए यूरोप को पूरे विश्व का ही पता चल गया था, लगभग अधिकतम दुनिया का। ये देखिए यहाँ पे ये कोलंबस है, ये कोलंबस। नई दुनिया देखिए, नई दुनिया के नाम से किसे जाना था, अमेरिका को। यह अध्ययन में किया, खोज कब हुआ था, 1492। कब हुआ था, 1492 में। और इसके 6 साल बाद 1498 में किसका हुआ, भारत का। जो भारत पुर्तगाल से मतलब यूरोप से समुद्री मार्ग से खोज, रास्ते की खोज किसका हुआ, भारत का। उसके बाद नई दुनिया, अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपीय द्वारा नई दुनिया कहा गया है, क्योंकि ये अलग था अपने कॉन्टिनेंट, मतलब यूरोप से अलग था। इसको खोजने के बाद ये नई, इसका कोई नाम पता नहीं, इसलिए इसके पहले नई दुनिया के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, अमेरिकी वेस्पुसी के नाम से ही क्या इसका नाम पड़ा, अमेरिका पड़ा, क्योंकि कोलंबस की यात्रा के पूर्व इसमें कोई भी जानकारी नहीं था, इसीलिए इसको क्या बोला था, नई दुनिया। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे। उसके बाद भौगोलिक खोज का परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुआ। इन घटनाओं ने पहली बार लोगों को संसार के बृहद भूखंड से परिचित कराया। मतलब खोज होने के बाद पता चलने लगा कौन कौन सा देश कहाँ है, और सभी भूखंड का पता चलने लगा, सब खंड का, जो भूमि का खंड होता है। विश्व के एक दूसरे संपर्क में आए एशिया और यूरोप के विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से विलग थी, परस्पर संपर्क स्थापित हुए। नए नए देशों की खोज द्वारा न केवल नए उपनिवेश के साथ साथ व्यापार करने को भी प्रोत्साहन मिला। उन्होंने वहाँ के अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय निवेशवाद के ऊपर भी उभर कर सामने आया। अपनी विकसित एवं भौतिक आवश्यकताओं के निमित्त उन्होंने उन देशों का शोषण किया जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। जैसे भारत भी क्या हो गया, जो गरीब था, व्यापार करने के लिए आता था, लेकिन वहाँ पे क्या कर रहा था, अपने पैसे के बल पे वहाँ पे उपनिवेश, मतलब वहाँ पे कब्जा कर लेता है। उसमें एक भारत भी है जो अंग्रेज ने गुलाम बनाया था। आया था वो व्यापार करने के लिए, लेकिन क्या किया, यहाँ पे राज करने लगा। उसमें देखिए यहाँ पे भौगोलिक खोजों का परिणाम क्या, उसके बारे में जानेंगे। ये भौगोलिक खोज होने के बाद क्या हुआ, व्यापार और वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा, मतलब दूसरे देश में क्या हुआ, व्यापार कर सकता था। और उसके बाद औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार हुआ। औपनिवेश बता दिए हैं कि कोई बड़े देश, शक्तिशाली देश छोटे देश पे कब्जा करता है, उसको बोलता है औपनिवेशिक साम्राज्य। जैसे भारत किसका उपनिवेश था, इंग्लैंड का था, अंग्रेज का था। उसके वाणिज्य का विकास हुआ, व्यापार भी होने लगा। ईसाई धर्म एवं अन्य पश्चिमी सभ्यताओं का प्रसार हुआ, मतलब पश्चिमी धर्म जो धर्म मानता था उसका भी प्रचार प्रसार होने लगा, जिसको भी अपनाना चाहता अपना सकता है। उसके बाद दास व्यापार का विकास। देखिए यहाँ पे दास व्यापार का मतलब है जब कोई व्यक्ति को व्यापार मतलब काम के लिए उसको खरीदा जाता है, तो वो भी क्या होता है, दास व्यापार होता है। उसके बाद भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान का प्राप्त, मतलब भ्रांति मतलब जो पहले भ्रम में जीता था कि पृथ्वी क्या है, चपटी है, जब पृथ्वी का क्षेत्रफल से बाहर जाने पर क्या होगा, हम गिर जाएंगे और अंतरिक्ष में मलिन हो जाएंगे। ये सब क्या हुआ, ये सब उसका जो भ्रम था वो भी क्या हुआ, ख़त्म हो गया। कब, जब इस पूरा देश का खोज हो गया, पूरा विश्व का, इससे ये सब ये खत्म हुई। भौगोलिक खोजों का ये परिणाम था। खोज होने के बाद ही सब ने ये जाना कि पृथ्वी चपटा नहीं है, पृथ्वी पे बहुत सा भूखंड है, जो बहुत देश है, सभी देशों का खोज हो गया। उसके बाद भौगोलिक खोज का परिणाम निम्न रूपेण स्पष्ट किए जा सकते हैं। इससे पहले व्यापार और वाणिज्य का प्रभाव, तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यापार में कैसे कैसे वृद्धि हुआ, ये सब आएगा इसमें। उसके बाद ये नए नए देशों के खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध हो गया। क्या हुआ, जब ये सब व्यापार करने के लिए जाता था, जहाँ पे अधिक उसको लाभ होता था, वहाँ पे क्या करता था, एक तो पैसा तो इसको हो भी पड़ता, पावर भी था, वो क्या करता था, उस देशों को शोषण करके वहाँ पे क्या करता और समृद्ध हो जाता है। वहाँ पे क्या शोषण करके क्या राज करने लगता था। जैसे भारत पे भी किया था अंग्रेज सब, और इससे क्या होगा, और वो समृद्ध हो गया। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया, मतलब बहुत ही लाभ कमाया, वो चरम पर पहुंच गया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का भी विकास हुआ। हुंड, ऋण पत्र, देखिए हुंड एक साख पत्र होता है, साख मतलब विश्वास होता है, हुंड उसी प्रकार का भी, जाइएगा बैंक में हुंड समझ जाएगा। हुंड क्या है, एक साख पत्र का मतलब विश्वास होता है। ऋण पत्र आदि व्यापक साख
का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित कर वैश्विक रूप लेने लगा। मतलब स्थानीय जगह से विकसित होकर वैश्विक, मतलब विश्व के साथ जुड़ने लगा। जैसे कोई भी क्षेत्र में कोई चीज़ का अगर उत्पादन होता है तो व्यापार के, वैश्विक व्यापार के कारण क्या होता है, जहाँ पे अधिक सामान उत्पादन हो रहा है और जहाँ पे नहीं हो रहा है तो व्यापार के कारण वहाँ पे उसको पहुँचाया जा सकता है। तो इसके किसके कारण हुआ, तो ये वैश्विक व्यापार वाणिज्य का प्रभाव रहा। नए नए देशों के खोज के पूर्व मुख्य रूप से भूमध्य सागर और अटलांटिक और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था, परंतु अब पहले क्या हुआ था, जो जब अत्यधिक देशों का खोज नहीं था, व्यापार कहाँ से होता है, ये तो भूमध्य सागर बाल्टिक सागर तक ही सीमित था। लेकिन सभी देशों को खोज होने के बाद अलग अलग देश में भी जाने लगा। इसके स्थान पर अटलांटिक एवं हिंद एवं प्रशांत महासागर ने भी लिया। मतलब ये सब महासागर में जाने लगा। पहले भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर इतना सा में होता था। फलतः पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प आदि शहर विश्वव्यापी व्यापार का प्रमुख केंद्र बना। और क्योंकि व्यापार जो होता था, ट्रेडिंग होता था, व्यापार वो समुद्र के माध्यम से भी होता था। और यूरोपीय व्यापार का इटली का एकाधिकार जाता जाता रहा। इसके बदले स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस का ही प्रभाव बढ़ गया। कालांतर में अपने विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने निमग्न हो गए कि उन्होंने अपना साम्राज्य ही खो दिए। यूरोपीय देशों द्वारा खोए गए नए देशों का आयामित बहुमूल्य धातुओं को विशेषकर अमेरिका से आयातित करता था, जैसे सोना हो गया और चांदी, ने अर्थव्यवस्था के फलस्वरूप को ही बदल दिया। फलतः 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर ही निर्भर रहा, जिससे मुद्रास्फीति आ गया। क्या हुआ, मुद्रास्फीति। जब ज़्यादा कोई भी, जैसे कोई भी काला नोट अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, मुद्रास्फीति, मतलब चलन में दिक्कत होने लगती। इसीलिए मोदी जी प्रधानमंत्री था 2016 में, क्या किया, मुद्रास्फीति से निपटाने के लिए मतलब 500 का नोट बंद कर दिया, क्योंकि इसका चलन बहुत ही ज़्यादा हो गया था। इसलिए चांदी इसको ज़्यादा हो गया था, या क्या हो गया था, मुद्रास्फीति का स्थिति आ गया था, चलन में स्थिति बदलते हुए आर्थिक स्वरूप में व्यापार की प्रधानता बनी रही और वर्ग संबंधों में परिवर्तन आने लगे। इसके फलस्वरूप समाज एवं सामंती वर्ग के बदले में व्यापारी वर्ग का प्रभाव बढ़ा। तो ये सब क्या था, व्यापार वाणिज्य का प्रभाव। तो ये सब हुआ। उसके बाद औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास, मतलब औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास कैसे हुआ। ये भौगोलिक खोज के उपरांत उपनिवेशों की स्थान के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा और यूरोपीय राष्ट्रों का तीव्र प्रतिस्पर्धा भी चलती रही। मतलब व्यापार करने के लिए उपनिवेश मतलब दूसरे देश पे कब्जा करने के लिए से यहाँ पे देखिए, कब्जा करने के बाद ये सब यहाँ पे कंपनी का स्थापना किया था। कहाँ पे, भारत में यूरोपीय कंपनियों का स्थापना हो। तो पहले कौन आया था, पुर्तगाल आया। ये क्या किस लिए आया था, प्रतिस्पर्धा, मतलब एक की ओर होल्ड नहीं लगा यहाँ पे व्यापार करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। उसके बाद कौन आया, अंग्रेजी आया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कौन आया, उसके अंग्रेज आया जो ब्रिटेन है। पुर्तगाल आया था 1498 में, कंपनी लगा। उसके बाद इंग्लैंड आया था, ये 1600 ईस्वी में लगा। उसके बाद डच आया 1602 में लगा। उसके बाद फ्रांसीस भी आ गया। ये सब यूरोपियन देश था व्यापार करने के लिए। उसके बाद डेनिश आया 1616 में। उसके बाद स्वीडिश आया 1761 में। ये सबसे पहले आया था पुर्तगाल और सबसे बाद में भी गया था कौन, पुर्तगाल, भारत से। ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप भी परिवर्तन आए। व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनियों ने व्यापार का संचालन आरंभ किया और इसी उद्देश्य से विशेषाधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए कंपनियां प्रयत्नशील रही। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में ऐसी कंपनियां स्थापित हुई। इनमें कुछ कंपनियां व्यापारी के द्वारा प्रायोजित थे और कुछ राज्य द्वारा अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीप समूहों का उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गई। आरंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे। ये दोनों क्या हो रहा, अपना दूसरा देश में क्या कब्जा करने में क्या हो रहा, अग्रणी रहा। परंतु 16वीं सदी के अंत तथा 17वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस भी शामिल हो गया। मतलब फ्रांस भी क्या करने लगा, दूसरे देश में व्यापार करने के साथ वो भी कब्जा करने लगा, उपनिवेश बनाने लगा। उसके बाद वाणिज्यवाद का विकास, नए देशों की खोज, व्यापार एवं वैश्विक विस्तार के स्वरूप
आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। आर्थिक स्वास्थ्य आर्थिक व्यवस्था देखिए, आर्थिक मतलब होता है रुपया पैसा संबंधित अध्ययन, उसको कहते हैं आर्थिक व्यवस्था में बुलियन का काफ़ी महत्व बढ़ी। सोने की महत्व ने यूरोपीय देशों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट हुई, साथ साथ इनका भंडारण भी किया जाने लगा। इन भंडारों की प्राप्ति में स्पेन अग्रणी रहा। क्या होने लगा, जब इसका वाणिज्य बाद है उसमें सोना का क्या हुआ, ज़्यादा मतलब भंडारण होने लगा, मतलब सोना अधिक उस समय था, तभी तो उसका भंडारण करने लगा। उसमें कौन अग्रणी हो गया, स्पेन, इसको ध्यान में रखें। उसके बाद ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। अब देखिए, कोई भी देश में अगर व्यापार करने के लिए दूसरा देश आएगा तो वहाँ पर उसका सभ्यता का भी क्या होगा, उसका धर्म का भी प्रचार होगा। अब जिस धर्म को मानेगा तो उस धर्म को सब अच्छा, क्योंकि सभी को अपना धर्म अच्छा लगता है। अब जिस देश में वो उपनिवेश बनाएगा तो वो चाहेगा कि इस देश में भी मेरा धर्म ही चले। ये भी हुआ। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है कि भौगोलिक खोज में यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। धर्म युद्धों की असफलता के कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो धीमा पड़ गया था। नए भौगोलिक खोज ने इन्हें प्राण डाल दी। मतलब फिर से क्या हो सका, जो अपनाना नहीं चाहता नए नए जगहों पर उसका अच्छा मतलब बता के उसको क्या करता, अपना धर्म को स्वीकार करवा सकता है। ये किसके कारण संभव हुआ, भौगोलिक खोज के कारण। ईसाई धर्म प्रचारों ने अफ्रीका, एशिया एवं तथा अमेरिका में दुर्गम स्थानों पर जाकर अपना धर्म का प्रचार किया, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देखकर जबरन धर्मांतरण एवं सांस्कृतिक अतिक्रमण किया जाने लगा। मतलब जबरन क्या करता, पैसा का लोभ देके क्या करता, अपना धर्म का मानने के लिए करता था, प्रचार प्रसार करके अपना धर्म मनवाता था। इसका विरोध भी हुआ। दूसरी तरफ धर्म के व्यापक प्रसार ने चर्च की संप्रभुता को कम कर दिया। भौगोलिक खोजों के कारण ही ज्ञान में वृद्धि से तत्कालीन धर्म के विषय में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। धर्म को सभी तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा, जिससे धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। उसके बाद दास प्रथा। देखिए, दास व्यापार का विकास ये बहुत ही खराब था। इसमें क्या था, कोई व्यक्ति को बेचा जाता था श्रम के लिए, मतलब काम करने के लिए बेचा जाता था, अक्सर पश्चिमी देशों के लिए। भारत में भी जब इंग्लैंड का उपनिवेश था तो क्या करता था, यहाँ से दास को खरीद के इंग्लैंड लेके जाया जाता और वहाँ पे कारखानों में काम करवाया जाता था। ये भी बहुत खराब था ये स्थिति। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए व्यापार, वाणिज्य एवं मानव श्रम की महत्व ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। नए अन्वेषण क्षेत्रों अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों को क्या करता था, पकड़कर यूरोप के बाजारों में बेचा जाता था। क्या करता था, ऑस्ट्रेलिया पे भी अधिकार कर लिया था और वहाँ से भी क्या करता था, वहाँ का जो व्यक्ति होता है उसको पकड़ के क्या होता है, बेच कर यूरोप ले आता है, वहाँ पे क्या कर जाता है, काम करवाया जाता है उसको। आरंभ में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था, किंतु 16वीं सदी के अंत में इसका बाकायदा व्यापार का रूप धारण कर लिया। इन गुलामों को जंगल को काटने, खेती करने तथा सड़कें बनाने तथा जहाज़ों में ईंधन झोंकने आदि कठिन कार्य करवाए जाते थे। इन पर अमानवीय बर्बर अत्याचार किए जाते थे, मतलब मानव जैसा नहीं, जानवरों के जैसा व्यवहार सलूक किया जाता था, वो काम करवाया था। इन प्रसार भौगोलिक खोज का ये नकारात्मक परिणाम था। मतलब भौगोलिक खोज में क्या हुआ, भौगोलिक खोज में दूसरे नए देशों का खोज हुआ, वहाँ पे क्या करता था, कब्जा करके वहाँ पे जो स्थानीय निवासी व्यक्ति रहता है उसको क्या करता था, दास बनाकर उसको बेच दिया जाता है दूसरे देश में और काम करवाया जाता है। ये इसका क्या था, ये नकारात्मक प्रभाव था, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक नकारात्मक प्रभाव क्या था, नए देशों को खोज होने के बाद शक्तिशाली देश जो कमज़ोर देश होता था उस पर क्या करता था, वो कब्जा करवा देता था। ये भी एक नकारात्मक पहलू था। किंतु यथाकथित सभ्य एवं विकसित लोगों द्वारा अविकसित भोले
भाले एवं कमजोर लोगों का शोषण किया करता था, शोषण किया। ये सब भी उसका खराब पहलू था। भ्रांतियों मतलब भ्रम जो था, भ्रांतियों का अंत हुआ, मतलब भ्रम में था अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि थी। भौगोलिक खोजों के परिणाम, उसके भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्यक्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। मतलब जो भ्रम में था कि पृथ्वी चपटी है, ये सब गलत था। उसके बाद अगर नाव में समुद्र में अथाह जगह जाएंगे तो क्या होगा, समुद्र में गिर जाएंगे, ये सब था। समुद्र में डूब जाएगा जहाँ सब, ये सब मतलब भ्रम में था। इसे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगा। कालांतर में यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध का आविष्कार से यूरोप को क्षुद्रता और दुनिया की महत्व को अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों को रास्ते पर खड़ा कर दिया। इन संदेह स्पेनिश सिक्के सामने और भी है स्पष्ट करें। बड़े हुए समुद्री गतिविधियों ने समुद्री यात्राओं को उपयोगी विभिन्न उपकरणों या नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली आदि विकसित होने का अवसर प्रदान किया। इससे संबंधित विद्वानों एवं पेशेवर वैज्ञानिकों ने भी वर्ग का जन्म हुआ। कालांतर में इसी वर्ग ने पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। पुनर्जागरण का मतलब होता है जो उसमें कुरीति है, जो अंधविश्वास है, उसको जगाना, इसी को बोलता है पुनर्जागरण। इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? यूरोप से हुआ था। यूरोप की इटली से हुआ था। इटली से हुआ था इसका पुनर्जागरण का शुरुआत। यहाँ पे देखिए, उसके बाद अन्य परिणाम, जो उसके भौगोलिक खोज का अन्य परिणाम था उसके बारे में जानेंगे। भौगोलिक खोजों ने विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का अंतरण, महाद्वीप का आदान प्रदान हुआ। मतलब जहाँ पे उसका खेती नहीं होता उसी पे, जैसे अमरूद पहले कहाँ का था? अमेरिका का था। यहाँ पे भी होने लगा जब भौगोलिक खोज हुआ तो वहाँ का सामान यहाँ, जैसे यहाँ पे यूरोप में कहवा होता था, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि के नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ। यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफी, तंबाकू, आलू का भारत जैसे देशों में आगमन हुआ। तो हम बताए इधर से चाय, कॉफी, तंबाकू, आलू, ये सब कहाँ से? भारत में भी आगमन हुआ और यहाँ पे भी खेती होने लगा। भारतीय फसल आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्रों में भी गए। मतलब यहाँ से आम दूसरे जगह भी लगाया होगा। ये भौगोलिक खोज के कारण ही हुआ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भौगोलिक खोज ने विश्व की नई रूपरेखा सामने लाई। विचार में परिवर्तन आए, वैज्ञानिक विचार एवं मान्यताएं मिले, धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे। दूसरी तरफ नए क्षेत्रों के अन्वेषण तथा नवीन मार्गों का खोज के फलस्वरूप पूंजीवादी वाणिज्य साम्राज्य एवं विकास हुआ। इनमें नई दुनिया का यूरोपीकरण किया गया। तो इसने नई दुनिया का यूरोपीकरण किया गया। तो इसमें भौगोलिक खोज के ही तात्पर्य ये सब परिमाप है। उसके बाद देखिए अन्य परिमाप क्या हुआ इसका भौगोलिक खोज का। यूरोप में विशेषकर इटली में नए नगरों का उद्भव हुआ। भूमध्यसागरीय महत्व में वृद्धि हुआ। उसके बाद पूंजीवाद, वाणिज्य और साम्राज्यवाद का भी विकास हुआ। नौसैनिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुआ। पहले नाव सब का भी अच्छे सब बनने लगा, मजबूत सब, ताकि एक देश से दूसरे देश में व्यापार के लिए जा सके। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। देखिए इस वीडियो बड़ा हो गया है, इसमें दूसरा वीडियो हम इसका क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा देंगे। अगर इसमें और कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उसको सुधार कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।